त्यागी और रहस्य के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर करेंगे एक राज की पड़ताल और ले चलेंगे आपको एक ऐसे सफर पर जो सुलझाएगा एक अबूझ पहेली। और इस बार राज है एक ताल का। इस लेक पर यूं तो दिन भर सैलानियों की गहमा गहमी रहती है, लेकिन शाम होते ही ये ताल खाली हो जाता है, कोई इसके दीदार करने नहीं आता है। और इसके पीछे वजह बताई जाती है इस ताल का शापित होना। अगर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की इन रात की तस्वीरों को निहारने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, सैर सपाटे का लुत्फ उठाते हैं, तो इस सैर सपाटे का क्या कोई तय वक्त भी हो सकता है? अगर 1889 में बना पेरिस का एफिल टावर आज भी लोगों को लुभाता है, अगर 1665 सीढ़ियों वाला ये ढांचा रात की रोशनी में हर रात जगमगाता है, तो इस टावर को रात में निहारने पर पाबंदी भी लग सकती है क्या? अगर 22 साल की मेहनत से तैयार इस ताजमहल से हर वक्त खूबसूरती टपकती है और रात की चांदनी में नहाकर ये महल बेपनाह खूबसूरती का आईना बन जाता है, तो इस ताज के दीदार का कोई पहर भी तय हो सकता है क्या? अगर नहीं, तो इस लेक पर दिन भर दिखने वाली सैलानियों की भीड़ शाम होने से पहले ही आखिर गुम क्यों हो जाती है? रात के वक्त इस लेक के आसपास आखिर कोई भी इंसान फटकता क्यों नहीं? आखिर इस धरती को कुदरत की सौंपी इस नेमत पर हर रात यूं ही ग्रहण क्यों लगता है? आखिर क्या है एक ताल का सच? इसी राज की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 10 किलोमीटर दूर एक ताल का, जहां गंगा लेक जैसे पवित्र नाम पर भी शाप का दाग मिलता है। एक लेक और उसका बेहद साफ पानी, ये सुनकर हर किसी का मन कुदरत की उस रचना तक पहुंचने का होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लेक पर ले चलेंगे जो अभिशापित है, कर्ज थे, और इस सांप का असर इतना है कि यहाँ पर रात को तो सोरिए, दिन में भी लोग अकेले आने से डरते हैं। ईटानगर हिंदुस्तान का एक ऐसा कोना जहां अजी लामू नाम के लोक नृत्य की परंपरा बिखरी मिलती है। अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा सूबा जहां के वाद्य यंत्र मराकास की पूरी दुनिया दीवानी है। भूटान, म्यांमार और चीन से सरहद साझा करने वाला पूरब का आखिरी सूबा, जहां औसतन 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोगों की आबादी नजर आती है। पेड़ों और पहाड़ों से आबाद एक ऐसा इलाका जो आदिवासियों की 26 जातियों और 100 जनजातियों से गुलजार है। जिस सूबे में 1-2 नहीं बल्कि 30 बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन जिस सूबे ने ठसक के साथ अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा बना रखा है। कहते हैं कि सूरज की पहली किरण जब इस धरती पर पड़ती है तो चट्टान जगमगा उठते हैं। भोर की रोशनी में कुदरत की यह रचना अपनी बाहें खोलकर स्वागत करती मिलती है। तो इसके साथ ही एक ताल भी अपने रात के श्राप से मुक्त होने लगता है। एक ऐसा ताल जो रात में वीरान हो जाया करता है, जहां आने जाने में लोगों को डर लगने लगता है, लेकिन दिन के उजाले में जो लेक हर सैलानी को अपनी ओर खींचती है, हर प्रकृति प्रेमी को अपने पास बुलाती है। गंगा लेक तो हम आकर पहले बार आया है, बहुत अच्छा लगा है। हम यहाँ में बोटिंग किए और यहाँ में हम खेले। कैसा लगा आकर के? अच्छा लगा। क्या क्या किया आपके यहाँ पे? हम बोटिंग किया, उसके बाद बहुत खेला। मतलब नेचुरल टच है इसमें, मतलब नेचुरल टच देखने में लग रहा है कि मतलब कोई भी आर्टिफिशियल मतलब टचिंग है ही नहीं यहाँ पर, मतलब खुद ब खुद निकला हुआ है। तो क्या वाकई हर रात एक ताल की खूबसूरती पर ग्रहण लग जाता है? क्या वाकई हर रात एक लेक के इर्द गिर्द कोई साया मंडराता है? अगर ये भ्रम है तो आखिर इस भ्रम की वजह क्या है?
तो रहस्य की टीम इस शापित गंगा लेक की पड़ताल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंची और हमने ईटानगर से लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय किया, जो हमें उस ताल तक ले गया जिसे गंगा लेक के नाम से जाना जाता है, जिसे शापित ताल कहकर पुकारा जाता है, जो यूं तो ईटानगर का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिस ताल की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन इस ताल से जुड़ा है एक शाप भी। कहते हैं जिसने भी इस उत्तर पूर्व में बसे इलाके का रुख किया, वो सीधा कुदरत की बेपनाह खूबसूरती के बीच जा पहुंचा। जिस सूबे की सड़कों के दोनों तरफ हिमालय श्रृंखला के लो रेंज के पर्वत मिलते हैं, ऑर्किड की 500 वैरायटी मिलती है, जिस इलाके को कुदरत हर साल 3000 मिलीमीटर की बारिश से लबालब करती है, और जिस सूबे के 82% हिस्से में हरियाली फैली मिलती है, ऐसे ही इलाके में आगे बढ़ने पर एक साइन बोर्ड गंगा लेक का पता बताता है, 4 किलोमीटर दूर मंजिल होने की सूचना देता है, और वही रास्ता आगे चलकर गीकर सिनियक यानी गंगा लेक के करीब ले जाता है, जिसे एक बोर्ड नीश हेरिटेज बताता है, तो साथ में आगाह करता है कि इस ताल के इर्द गिर्द गंदगी फैलाना बिल्कुल मना है। तो अभी हम आ पहुंचे हैं गंगा लेक। नाम तो गंगा है, लेकिन सभी लोग इसको पवित्र नहीं मानते हैं। किसी के लिए ये अभिशापित है, तो किसी के लिए शैतान का घर है। आप देख सकते हैं इस लेक को, बिल्कुल ही साफ पानी है इसका, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, हरियाली के बीच ये लेक है। और इस लेक का सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पानी कभी सूखता नहीं है। बहुत सारे लोग दिन में यहाँ पर आते हैं, ईटानगर से आते हैं, नाहरलगुन से आते हैं, और बाहर से भी जो भी टूरिस्ट अरुणाचल में आते हैं, वो एक बार जरूर गंगा लेक को देखने के लिए आते हैं। हिमालय की छोटी पहाड़ियों से रिस रिस कराता पानी और हर साल होने वाली घनघोर बारिश इस ताल को कभी सूखने नहीं देती, और यही वजह है कि आज की तारीख में ये ताल मछलियों का आशियाना बन चुका है। गंगा लेक या फिर गेकर सिंकिंग का जो कैचमेंट एरिया है, वो कैचमेंट एरिया का देखरेख फिशरी डिपार्टमेंट करता है, और यहाँ पर फिशरी डिपार्टमेंट के लोग समय समय पर मछली छोड़ने के लिए भी आते हैं। हमने जब पूछताछ किया तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़े से बड़ा मछली भी है, काफी हर एक किस्म का मछली यहाँ पर मौजूद है, और कोई कोई मछली यहाँ पर 10 से 15 किलो तक के वजन का है। दिन भर इस ताल के किनारे चहल पहल मिलती है, सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। कुछ लोगों के लिए खास होती है यहाँ की बोटिंग, तो कोई स्विमिंग का लुत्फ उठाता है। जब से लोगों को गंगा लेक के बारे में पता चला है, तब से लेकर के आज तक यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बात को मद्देनजर रखकर अरुणाचल सरकार ने आज से कुछ साल पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम के तहत यहाँ पर विकास का काम शुरू किया, और आज यहाँ पर एक रिक्रिएशनल पार्क बना दिया गया है, एक स्विमिंग पूल भी है, बोटिंग फैसिलिटीज यहाँ पर है, ताकि लोग यहाँ पर आ सके, और रिफ्रेशमेंट का हर एक वो इंतजाम आज के तारीख में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तो बहुत लोग आते हैं कि हम लोग हिसाब करना भूल जाते हैं, गिनती करना भूल जाता है। बहुत लोग आते हैं, जगह जगह से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं विजिट करने के लिए। यहाँ से टूरिज्म लोग भी आता है और विजिट करके जाता है, अच्छा लगता है। ऐसे कस्टमर आने से हम लोग को भी काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अरुणाचल प्रदेश के सघन वन में ताल की जानकारी जैसे जैसे फैली, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लेकिन दावा किया जाता है कि सदियों पहले हुई एक मिथुन नाम के जानवर की कुर्बानी से इस पूरे इलाके को निर्जन बना दिया था, इंसानों से खाली करा दिया था, शापित बना दिया था, और रात में आने के लिए वर्जित बना दिया था। तो आखिर गंगा लेक के रात के साथ संबंध का राज क्या है? आखिर रात में इस ताल के किनारे कोई आता जाता क्यों नहीं है? कोई इस ताल के दीदार चांदनी रोशनी में क्यों नहीं करता? ये सवाल हमें लोकल दावों के और ज्यादा करीब ले गया, जिनमें ताल के शापित होने को लेकर एक तो नहीं बल्कि कई कहानियां मिलती हैं। तो आखिर इस लेक पर लोगों को रात में आने से कौन रोकता है? आखिर इस लेक पर लोग रात में आते ही नहीं, या फिर लोगों के बीच किसी ने भ्रम फैला रखा है? इन सवालों के जवाब लोकल कहानियों में मिलते हैं, जिन कहानियों ने एक साफ सुथरे ताल को
अभिशप्त बना दिया है, डरावना बना दिया है। जिनमें से न्यूज नेशन को एक कहानी मिली पड़गांव के मुखिया की जुबान पर। जिस सूबे में 30 बोलियां बोली जाती हों, उनकी बातों का मर्म समझने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की मदद लेनी पड़ी। हम सबसे पहले मुखिया जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि गंगा लेक का या फिर गेकर सिंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, गेकर सिंकिंग का इतिहास क्या है? गेकर सिंकिंग का कहानी इन्हें का होई। तो ये मेरा हम लोग का बात बस्ती का सरपंच जी है। तो ये सबसे मैंने सदियों से ये गंगा लेक में बस्ती यहाँ पे बैठा हुआ था। तो ये गंगा लेक एक ऐसे इतिहास हो गया कि सब गांव वाले ये गंगा लेक को सबसे पहले यहाँ कोई मतलब ये नहीं था, मतलब इस्टेब्लिश नहीं था। तो ये लोग सबसे पहले यहाँ आके बैठा है। तो गंगा लेक का आसपास में ऐसे रास्ता था, वो रास्ता से वो लोग गुजरते हुए दर से। तो उसी समय गंगा लेक का अंदर में बहुत अजीब अजीब चीज मतलब दिखाई पड़ता था वो लोग को। तो वो लोग का सामने में अजीब अजीब चीज दिखा के वो लोग को मेडिकल टाइप से। तो बाद में ये लोग बस्ती का आदमी लोग मालूम चले कि ये मतलब शैतान टेम्पटेशन करते हैं। गंगा लेक के किनारे बसे पड़गांव में निशी आदिवासी समाज के लोग रहा करते हैं, और अगर उनकी कहानी पर यकीन करें तो एक समाज के तबाह होने के बाद निशी समाज ने ही इस जगह को ढूंढा था। साथ ही ढूंढी थी अभिशप्त ताल की कहानी, जो कहती है कि कभी गीकर सिनेक के आसपास बसे गांव का तादी नाम का एक सरदार हुआ करता था। तादी की अपनी जनजाति थी जिसे जंगल में शिकार का बहुत शौक था। एक दिन शिकार करता हुआ वो पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा, जहां उसे एक अजीब सा जानवर देखा, जिस जानवर का रंग बिल्कुल सफेद था। कहानी कहती है कि दादी उस बेजुबान को पकड़कर गांव लाया और उसको नाम दे दिया मिथुन। ये वही मिथुन है जो न्यूज नेशन को अरुणाचल के जंगलों में मिला और जिसके साथ जुड़ी है तादीनाम के एक सरदार के पुण्य, पाप और अभिशाप की कथा। ये सरपंच जी हमको बताया, एक हम लोग का यहाँ लोकल पीपल, इसका नाम है ताई बिदा, जो मतलब जब से ये गंगा लेक जो जब से शुरू हुआ उससे पहले मतलब वो कहीं मतलब बाहर में था वो भी ना। तो उसी समय तो ताई बिदा एक मिथुन पाला है। तो वो मिथुन, एक ही मिथुन से हजार मिथुन निकला है। तो वो मिथुन जो एक मतलब शैतान का मतलब तरफ से, तो उसको मेरिकल दिखा के बाद में ये लेक का अंदर में जितना मिथुन था, मिथुन जो पूरा घिर के पूरा खत्म हो गया। तो वही था मतलब हम लोग का जो निसी, मतलब यो निसी पीपल से हम लोग का हो एक रिलेटेड था। तो यहाँ में बहुत मतलब उसका मिथुन था, वो मिथुन जो पूरा खत्म होके ये हो गया। तभी से मतलब हम लोग आज तक ताई बिदा को जान रहा है कि हिस्ट्री ऑफ द गंगा लेक। कथा कहती है कि वो मिथुन एक मादा थी जिसके हजारों बच्चे हुए और दादी का घर मिथुन से गुलजार हो गया। लेकिन कथा ये भी कहती है कि तब गंगा लेक में एक शैतान रहा करता था जिसने दादी से उसके सबसे प्यारे मिथुन की बलि मांग ली। दादी का दिमाग बदल दिया और आखिर दादी ने अपने सबसे प्रिय मादा मिथुन की बलि दे दी। इस बलि से हजारों मिथुन आहत हो गए और कहा जाता है कि आहत मिथुनों ने गंगा लेक में जाकर खुदकुशी कर ली, मास सुसाइड कर लिया और जाते जाते दादी के वंश के समूल नाश का शाप दे डाला था। कहते हैं कि उसके बाद से ही दादी का वंश खत्म हो गया और निशी जनजाति ने उनकी जगह ले ली, जिनके धर्म में मिथुन पवित्र है और गंगा लेक है शैतान का घर, जो हर रात लेक के किनारे मंडराता है। ये लोग जो देखा है दिन को या रात को भी हो, मतलब वहाँ पे ऐसे मतलब जो अजीब चीज मतलब आवाज देता है। आवाज मतलब क्या क्या सामान ऐसे ताली बजाता है, कोई नाच गान करता है, मतलब कोई धूम बजाता है, दुम बजाता है, कोई हारमोनियम, ऐसे मतलब अजीब अजीब चीज मतलब गंगा लेक के अंदर से मतलब यहाँ पे मतलब बस्ती आदमी को परेशान करता था। वो सदियों से हो रहा है। गंगा लेक की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। लेक से जुड़ी शूटिया संप्रदाय की एक अलग कहानी है जो कहती है कि सालों पहले अरुणाचल प्रदेश में शूटिया किंगडम हुआ करता था और ईटानगर के पास दोईमुख नाम के इलाके में शूटिया राजा ने एक झील बनवा रखी थी
जिस झील में शूटिया राजाओं के इष्ट देव रहते थे। लेकिन कहानी कहती है कि एक दिन राजा के देवता राजा से नाराज हो गए और वो प्राकृतिक झील छोड़कर चले गए। इस हिदायत के साथ ही राजा उनसे मिलने की कोशिश कभी न करे और इस शाप के साथ कि राजा का खानदान तबाह हो जाएगा। कहानी कहती है कि शूटिया किंगडम वाकई तबाह हो गया और किंगडम के इष्ट देवता इस गंगा लेक में आकर रहने लगे, जिन्हें हर रात राजा का इंतजार होता है। उन्हें किसी और का रात में लेक के करीब आना अच्छा नहीं लगता। गंगा लेक के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई है। उनमें से 2 कहानी ऐसी भी है जो असम के सूतिया संप्रदाय के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सूतिया संप्रदाय के राजा का एक देवता होता था और वे हारमती जो असम में है, हारमती के पास ही एक ऐसी ही लेक पर वो वास करते थे। लेकिन एक दिन वो राजा से नाराज हो गए और नाराज होकर के वो वहां से चल पड़े और चलते वक्त उन्होंने राजा को श्राप दे दिया था कि तुम कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और कहा जाता है कि आज भी वो देवता इसी स्थान पर वास करता है और इसीलिए शायद रात के वक्त या दिन में अकेले कोई भी इंसान यहाँ पर आने का साहस नहीं करता है, क्योंकि शायद वो देवता जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है वो सोचते हैं कि राजा शायद आ गया है उनसे मिलने के लिए। शूटिया कल्ट की दूसरी कहानी कहती है कि कभी अरुणाचल प्रदेश में शूटिया किंगडम की रानी हुआ करती थी सती साधनी, जिसकी ताकत कुबेर से मिली सोने की बिल्ली, सोने की ढाल और सोने की तलवार में हुआ करती थी। लेकिन सती साधनी के पति से राजकाज नहीं संभला और अहोम वंश ने आक्रमण कर दिया। कहते हैं अहोम राजा ने रानी से तीनों चीजें सरेंडर करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रानी अपने राजवंश का सोने की बिल्ली, सोने की तलवार और ढाल लेकर भाग गई और गंगा लेक में समाधि ले ली। कहते हैं रानी ने इस झील में समाने से पहले अहोम राजवंश को श्राप दे दिया और रानी की समाधि से झील भी अभिशप्त हो गई। तो आखिर एक शैतान इस झील में रात में ही क्यों निकलता है? दिन में उसे किसी के खलल से दिक्कत क्यों नहीं होती? आखिर एक राजवंश के इष्टदेव को अपना राजा रात में ही आने का इंतजार क्यों होता है? दिन में उन्हें किसी का आना अखरता क्यों नहीं? या फिर एक रानी के श्राप ने ताल को अभिषिक्त क्यों कर दिया? आखिर गंगा लेक को इन कहानियों का डर अभिशप्त बनाता है या फिर इंसान के दिमाग में बैठा भ्रम? कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटनाओं की वजह समझ नहीं आती है और ज्ञान का वही अंधेरा कुछ जगहों को शापित होने का एहसास कराता है, उनके खिलाफ एक नेगेटिविटी भर देता है। क्योंकि दुनिया में एक नहीं बल्कि कई ऐसी जगह हैं जिन्हें मनहूस या फिर शापित माना जाता है। जॉर्जिया के इस लेक की बेपनाह खूबसूरती हर सैलानी को अपनी ओर खींचती है, लेकिन इसी लेक से जुड़ी कुछ घटनाएं सैलानियों को दूर भगाती हैं। इस लेक में अब तक इतनी संदिग्ध मौत हो चुकी है कि हर कोई सहमा रहता है। इस लेक में उतरने वाली नावें भी कभी खुद ब खुद पलट गईं तो कभी माहिर तैराक भी मारे गए। यहाँ तक कि सड़कों पर जा रही गाड़ियां बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ती हुई झील में जा गिरी। न्यूयॉर्क के इस लेक रोकन केमा से हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, लेकिन इस ताल से भी एक अभिशाप जुड़ा हुआ है। अभिशाप एक लड़की का, जिसे अपने प्रेमी से शादी नहीं करने दी गई और जिसने इसी ताल में डूबकर खुदकुशी कर ली थी। दावा किया जाता है कि तभी से इस ताल में लड़की का साया अजीबोगरीब हरकतें करता है। हर साल वो लड़की एक आशिक को चुनती है जिसकी उम्र 18 से 35 साल के बीच होती है और जिसे इस ताल में आकर डूब जाना होता है, मर जाना होता है। तो क्या रोकन केमा के इस ताल से वैसा ही अभिशाप जुड़ा हुआ है जो अभिशाप जुड़ा है जॉर्जिया के लेक से? या फिर जॉर्जिया के लेक के पास पहुंचकर कुछ वैसा ही नकारात्मक भाव आता होगा जो नकारात्मक भाव लोगों को रात में गंगा लेक के करीब जाने से रोकता है? मेडिकल डेली में छपी समंथा ओल्सन की एक रिपोर्ट कहती है कि दिमाग पर शाप या काली का असर एक जैसा होता है, क्योंकि ये दोनों ही भावनाएं हैं और इसे साबित किया गया 20 छात्रों पर हुए एक शोध में। छात्रों को बर्फीले पानी में हाथ डालने को कहा गया और साथ में शाप देने को भी।
नतीजा ये निकला कि जिसने जितने ही श्राप दिए उसका हाथ उतनी ही देर पानी में टिका रहा। यहाँ तक कि श्राप न देने वालों से 40 सेकंड ज्यादा आगे रहे श्राप देने वाले। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम कसम खाते हैं तो हमारा दिमाग काफी तनाव में होता है। गाली और श्राप भी दिमाग पर इसी तरह का असर डालते हैं। तो क्या वो श्रापित होने का डर ही है जो लोगों को जॉर्जिया के लेक से दूर भगाता है? क्या वो एक लड़की की खुदकुशी का भय है जो रोकनकेमा के लेक में हर साल 18 से 35 साल के एक लड़के को डुबोता है? क्या वो श्रापित कहानियां ही हैं जो किसी को रात के अंधेरे में गंगा लेक के पास भी नहीं भटकने देती? कोई नहीं जानता कि जो लेक रात की चांदनी में और भी निखर उठती है वो खूबसूरती भी लोगों को डराती क्यों है। कोई नहीं जानता कि जिस ताल को कुदरत ने प्रथम रचना की तरह जन्म दिया उस ताल को लेकर श्रापित कहानियां क्यों चली आ रही हैं। कोई नहीं जानता कि एक झील से श्राप की कहानियां कब से जुड़ी, क्यों जुड़ी, किसने जोड़ी। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि ऐसी नकारात्मक कहानियां एक स्वच्छ ताल को मैला करती हैं, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर दाग लगाती हैं, कुदरत की रची रचना की खूबसूरती पर पानी फेर देती है। अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे शहर में जिसे आज भूतिया शहर कहा जाने लगा है। कहते हैं कि राजस्थान में ये शहर कभी हजारों लोगों से आबाद और खुशहाल रहता था, लेकिन रातों रात ये शहर वीराना हो गया एक श्राप के चलते। और इस शहर का नाम है कुलधरा। अगर हिंदुस्तान की इस रेतीली जमीन पर घर ही घर बने हैं तो यहाँ रहने वाले बाशिंदे कहाँ चले गए? आखिर क्या वजह है कि ये इलाका वीरान हो गया? घर बार पीछे छूट गए और हजारों लोग गायब हो गए। राज की पड़ताल के लिए हमने सफर शुरू किया जयपुर से और हमारी मंजिल थी राजस्थान के जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर कुलधरा। हमारे देश भारत के कई ऐसे शहर हैं जो अपने दामन में कई रहस्यमयी घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक शहर है जैसलमेर। जयपुर से लगभग 800 किलोमीटर दूर जैसलमेर जिले का एक गांव है कुलधरा गांव, जो बताते हैं कि लगभग 200 साल से वीरान पड़ा हुआ है, जहां दिन में भी जाने की कोई हिमाकत नहीं करता। करीब 2 दशक से वीरान गांव की तलाश में हम निकल पड़े राजपुताने के उस रेतीले मैदान की ओर जिस पर यदु राजपूतों का राज रहा। जिस राजपुताने का जैसलमेर राज 1818 में ब्रिटिश हुकूमत से संधि के बाद अंग्रेजों के अधीन आ गया। थार के उसी रेगिस्तान की सड़कें हमें कुलधरा का माइलस्टोन दिखा रही थीं। शापित गांव के राज की पड़ताल में हम जैसलमेर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में कुलधरा आ पहुंचे थे। हमें कुलधरा में दाखिल होते वक्त ऐसा लगा जैसे हम किसी गांव में नहीं बल्कि एक किले में दाखिल हो रहे हैं। किले की तरह एक द्वार हमारा स्वागत करता मिला और अंदर एक ऐसी सभ्यता के निशान जो आज के शहरों से भी विकसित लगे। कहते हैं इस गांव में कभी पाली ब्राह्मणों की दौलत और शोहरत बसती थी। पाली से जैसलमेर आए ब्राह्मणों ने एक नहीं 84 गांव बसाए थे, जिस समाज ने रेत में भी अनाज उगाकर एक इतिहास रच दिया। लेकिन साल 1815 के आसपास अचानक ही इस गांव को किसी की बुरी नजर लग गई। ये गांव रातों रात वीरान हो गया और वक्त ने पूरे इलाके में मनहूसियत तारी कर दी। गांव में काले साए के डेरा होने का दावा किया जाने लगा। जिस कुलधरा को खेड़ा यानी गांव कहा जाता है और जिसकी बनावट किसी विकसित शहर से कम नहीं है। इतिहास कहता है कि रेगिस्तान की वो धरती आबाद हुई पलायन से। आबादी बसने के बाद 550 साल तक ये इलाका तरक्की और शोहरत देखता रहा। साल 1800 के बाद एक रात अचानक ही बस्ती के लोग लापता हो गए। बस्ती की दौलत लापता हो गई। बस्ती की रौनक गायब हो गई। इस बस्ती के बाशिंदे जाते जाते शाप दे गए कि इलाका फिर कभी नहीं बसेगा।
इतिहासकारों में लक्ष्मीचंद, क्रूक और टोड ने कुलधरा पर काफी कुछ लिखा है और जो साक्ष्य इकट्ठा किए हैं उसके मुताबिक 1273 में राठौड़ साम्राज्य के शाहजी का एक मुस्लिम शासक से घोर युद्ध हुआ था। वो मुस्लिम शासक शायद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। इस संग्राम से गढ़ ननुआ में रहने वाले ननवाना ब्राह्मणों को मारवाड़ के बाह इलाके की ओर पलायन करना पड़ा। वही समुदाय बाद में पालीवाल ब्राह्मण कहलाया, जिसने कुलधरा के पास 84 गांव बसाए। कहते हैं पालीवाल ब्राह्मणों का इलाका राजपुताने में सबसे अमीर इलाका था और पालीवाल ब्राह्मण सबसे समृद्ध। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को वीरान कर दिया, शापित कर दिया। कहते हैं कि कुलधरा के दीवान जालिम सिंह का एक पालीवाल ब्राह्मण की बेटी पर दिल आ गया था। उसने ब्राह्मण की बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे ब्राह्मणों ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन जालिम सिंह ने एक खूबसूरत लड़की को हासिल करने के लिए प्रजा पर जुल्मों सितम ढाने शुरू कर दिए। ये सिलसिला इतना लंबा चला कि साल 1825 में किसी रात में अचानक ही सारे ब्राह्मणों ने गांव खाली कर दिया। वो कहां गए, किधर गए, किसी को पता तक नहीं चला। तो क्या कुलधरा को कुदरत ने ही उजाड़ डाला? पानी की कमी से लोगों का धीरे धीरे पलायन शुरू हुआ। लोग आय की तलाश में बाहर निकलने लगे। कुलधरा वीरान होने लगा और उस वीराने में कई तरह की कहानियां तैरने लगी। कोई नहीं जानता कि कुलधरा में काले साए के दावों का सच क्या है। कोई नहीं जानता कि कुलधरा के इतिहास का ठोस प्रमाण क्यों नहीं मिलता। जब देश के बाकी रेगिस्तान रंगों से सराबोर हैं, तो धरती के इस टुकड़े को लोगों ने मनहूस क्यों बना डाला? आज रहस्य में हम पड़ताल कर रहे हैं शाप की, हकीकत की। और अब इसी कड़ी में अब एक शापित महल की ओर हम आपको ले चलते हैं, जिसे वज्र ने जर्जर बना दिया है। उस महल पर हर साल बिजली गिरती है, लेकिन महल से एक कदम बाहर भी बिजली नहीं गिरती है। कहते हैं कि ये महल भी शाप है और उसी शाप ने इसे बर्बाद कर रखा है। पूरी दुनिया ने दो बादलों को आपस में टकराते देखा है, बरसते देखा है, गरजते देखा है, लेकिन किसी खास ठिकाने पर भी बिजली गिरती देखी है क्या? विज्ञान ने आसमान में चमकती बिजली को परखा है, बिजली गिरने की वजह समझी है, लेकिन यह आसमानी वज्र कहां गिरेगा, इसका कोई अनुमान भी लगा सका है क्या? हिंदुस्तान का एक महल ये सवाल बार बार करता है, हर साल करता है, क्योंकि जिस वज्र के गिरने का कोई ठिकाना नहीं होता, वो वज्र एक महल पर बार बार गिरा, हर साल गिरा, और वज्रपात ने महल की ईंट से ईंट तक हिला डाली, एक चमकते दमकते महल को जर्जर बना डाला, मनहूस बना डाला। और उसी वज्र से बेहाल महल की हकीकत की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया झारखंड की राजधानी रांची का, जिससे चंद कदमों की दूरी पर बना एक महल गदर के गद्दार का दाग ढोता है। झारखंड में लोगों की जुबान पर महल को लेकर गदर और गद्दारी की एक कहानी मिलती है। एक परगनैत पर अपने ही मुल्क के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को धोखा देने का आरोप मिलता है। धोखे से आहत मां की आह की कथा मिलती है। शाप देने और शाप के सच होने का दावा मिलता है। क्या वाकई एक महल पर सदियों से बिजली गिरती चली आ रही है, हर साल गिरती चली आ रही है और ताबड़तोड़ गिरती आ रही है? अगर ऐसा होता है तो होता क्यों है? क्या वाकई राजा के महल पर ही बिजली गिरती है? महल पर जानबूझकर बिजली गिरती है? और अगर बिजली गिरती है तो आसपास के इलाके महफूज कैसे रह जाते हैं? इन्हीं सवालों को सुलझाने के लिए हमने कदम रखा उस महल में जहां राजा जगतपाल सिंह का एक युग दर्ज मिलता है।
गदर के आंदोलन और गद्दारी की कहानी दर्ज मिलती है। एक बड़े पूरे राजवंश के विनाश की कथा दर्ज मिलती है। ये वो दौर था जब 1831-32 के आसपास पिठौरिया एक तीखे कौल विद्रोह का गवाह बना था और देश के साथ साथ पूरा झारखंड भी गदर आंदोलन की ओर बढ़ रहा था। रानी का नाम लिया क्या? अभी नहीं, कहते हैं हमारा भला कर। लेकिन अंग्रेजों और दौलत का स्वाद चख चुके राजा जगतपाल का पाला बदल चुका था। अब वो अंग्रेजों की खाने लगे थे, अंग्रेजी हुकूमत के हित की बातें सोचने लगे थे। दावा किया जाता है कि जब 1857 में गदर आंदोलन हुआ तो एक आंदोलनकारी के दुखद अंत की कहानी इसी पिठौरिया में लिखी गई। आजादी के दीवाने विश्वनाथ शाही ने गदर आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन राजा की नजर में दोस्त दुश्मन बदल चुके थे। जगतपाल ने विद्रोहियों का साथ देने की जगह अंग्रेजों का साथ दिया। आंदोलनकारियों को पकड़कर अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। विश्वनाथ को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का पाप किया और इस गद्दारी से आहत मां ने राजा को शाप दे दिया। इतिहास कहता है कि एक अदना सा रियाया जब राजा की कुर्सी पर बैठा तो अंग्रेजों की जमात में जा बैठा। झारखंड के जटिल भूगोल में अंग्रेजी दबदबा कायम करने के लिए राजा जगतपाल ने 1931 में कौल विद्रोह को दबाया। हर महीने 313 रुपए की पेंशन एक राजा को इतना लालची बना दिया कि उसे मुल्क के गुलामी में भी मजा आने लगा। एक क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को राजा ने पकड़कर अंग्रेजों को सौंपा, जिसे रांची के जिला स्कूल में पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। दावा किया जाता है कि इस गद्दारी ने राजा के वजूद को ही मिटा दिया। कहते हैं इसकी वजह थी क्रांतिकारी की मां का राजा को दिया शाप, जिसने बेटी की मौत से आहत होकर शाप दे दिया था कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा और उसके किले पर हर साल उस समय तक वज्रपात होता रहेगा जब तक ये किला पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। और दावा किया जाता है कि वाकई हुआ भी वही। इस किले पर तब से ही बिजली गिर रही है, साल दर साल गिर रही है, महल को जर्जर कर चुकी है। महल की दीवारें आज भी टूट टूट कर गिर रही हैं और इनको गिराने के लिए दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ बिजलियों का गिरना, वज्रपात होना एकमात्र कारण है कि हर दशक और दशक के साथ ये पूरा किला, ये विशाल महल खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। कुछ दिन पहले भी जब बारिश हुई और बिजली की करकराहट हुई, एक भाग जो इस पूरे किले का था वो गिर गया। पिठौरिया गांव की आवाम हर साल घनघोर बारिश में राजा का महल गिरते देख रही है, महल पर वज्र गिरते देख रही है। वज्र के कहर से महल को रफ्ता रफ्ता जमींदोज होते देख रही है। एक राजा के राजमहल को शापित होते देखती रही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि महल में ऐसा कौन सा धातु है जो आसमान में चमकने वाली बिजली को बार बार बुलाता है। कोई नहीं जानता कि महल पर ही बिजली गिरने की घटना होती क्यों है, आसपास के मकानों पर बिजली क्यों नहीं गिरती। कोई ये भी नहीं जानता कि एक तय वक्त से ही महल पर बिजली गिरने का सिलसिला क्यों शुरू हुआ। लेकिन एक सच ये भी है कि एक महल कुदरत की आफत को समझने का एक नया चैप्टर खोल सकता है, शोध का एक नया विषय दे सकता है, जिस विषय की ओर विज्ञान का रुख करना अभी बाकी है। शाही में लड़ाइयां तो कई हुई होंगी, शाप भी कई बार दिए गए होंगे, लेकिन कहते हैं कि एक शाप ने ही मैसूर के शाही परिवार को एक अदद राजकुमार के लिए तरसा दिया था। तो आखिर वो कौन सा शाप है जिसकी वजह से तरस रहा है मैसूर का राजपाट एक राजकुमार के लिए? देखिए। अवसान पर पहुंच चुके विजयनगर साम्राज्य से अलग होने के लिए मैसूर के राजा युद्ध भूमि में उतरे।
स्वतंत्र साम्राज्य की बुनियाद रखने के लिए राजा वाडियार ने विजयनगर की नुमाइंदगी कर रहे तिरुमला को युद्ध भूमि में पराजित किया। और जब राजा और रानी ने एक गांव के पास अपने गुप्त महल में शरण ली तो राजा वाडियार ने पीछे से अपनी सेना भेज दी। कहते हैं कि इसी दौरान तिरुमेल अम्मा से उनकी दौलत हासिल करने में राजा ने चूक कर दी। तिरुमेल अम्मा ने एक आखिरी फैसले के साथ कावेरी नदी का रुख किया और वाडियार के सैनिकों से कहा, जाकर अपने राजा से कह दो, वो हमें बर्बादी की आग में झोंक सकते हैं लेकिन वो मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। हमारे लिए जिंदगी से ज्यादा बड़ी है हमारी इज्जत और वो इसी को फतह करना चाहते हैं। कहते हैं कि जब तिरुमेल अम्मा ने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली तभी उनकी जुबान से राजा और साम्राज्य के लिए शाप निकला। तलकाडु मरणागली, मालंगी मಡುವಾಗಲಿ, ಮೈಸೂರು ದೊರೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ। आज भी लोक कथाओं में कहा जाता है कि कावेरी नदी में खड़ी होकर तिरुमेल अम्मा ने भगवान वेंकटेश्वर को याद किया और कहा, अगर मैंने सच्ची भावना से आपकी भक्ति की है, अगर पूरी निष्ठा से पत्नी धर्म निभाया है और अगर मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है तो मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर दे। मेरी पहली इच्छा है मंदिरों के शहर तलक्कड़ को रेगिस्तान में तब्दील कर दें। मेरी दूसरी इच्छा है मलंगी गांव पर कावेरी का ताकतवर भंवर का कहर टूट पड़े और तीसरी इच्छा है मैसूर के राजा अपने वारिस के लिए तरस जाएं। कोई नहीं जानता कि अगर मैसूर की राजशाही में अल्टरनेट जनरेशन को शाप देने की वजह से ही राजकुमार नसीब नहीं हुआ तो देश की कई और रियासतें भी संतान के लिए क्यों तरसती रह गईं। कोई नहीं जानता कि एक रानी के जेवर लेकर भागने की कथा में कितनी सच्चाई है। कोई नहीं जानता कि राजवंश के साथ साथ एक देवभूमि को भी शापित करने की वजह क्या है। कोई नहीं जानता कि रानी ने एक गांव को भी किस कसूर के बदले कावेरी में डूब जाने का श्राप दिया होगा। लेकिन एक सच ये भी है कि इंसान की जुबान से निकले बोल इंसान को बदल देने की ताकत रखते हैं। जीत हार का फैसला बदल देने की ताकत रखते हैं, नतीजे में उलटफेर कर देने की ताकत रखते हैं। अक्सर शाप वही देता है जो कमजोर होता है और उसी शाप की कमजोर कहानियां हमें जगह जगह मिल जाती हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ।